बिहार चुनाव में किसकी जीत होगी? तो बिहार की राजनीति सही बात है, अभी स्थिति पता नहीं चल। मामला दिलचस्प होने जा रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जा रहे हैं मैदान में। एनडीए अभी तक मुख्यमंत्री का चेहरा प्रस्तुत नहीं कर। गठबंधन की जो है उप मुख्यमंत्री जो है ठीक नहीं है। बिहार चुनाव में किसकी जीत होगी ये तो समय बताएगा, नवंबर में पता चल पाएगा। लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि बिहार में महागठबंधन ने अपना मुख्यमंत्री का प्रत्याशी घोषित कर दिया और वो बनाया है तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव के पास अब बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने कहा था कि हम हर घर को एक सरकारी नौकरी देंगे। और महागठबंधन के साथ साथ बिहार की जनता को भी शायद ये बात पसंद आई और महागठबंधन ने अब तेजस्वी यादव को बतौर मुख्यमंत्री कैंडिडेट यहाँ पर उतार दिया है मैदान में। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार शाकाल बाबा और मेरे मीडिया के सहयोगी। शाकाल बाबा, क्या लग रहा है आपको? बिहार में मामला दिलचस्प होने जा रहा है। एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जा रहे हैं मैदान में, नीतीश के साथ मंच शेयर कर रहे हैं और शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट देने का मामला उठा रहे हैं, और दूसरी तरफ महागठबंधन ने बड़ा पैंतरा खेल दिया है, तेजस्वी यादव को मैदान में उतार दिया है। देखिए नकुल जी, बिहार की राजनीति की बात करें तो बिहार की राजनीति सही बात है, अभी स्थिति पता नहीं चल पा रही। एनडीए अभी तक मुख्यमंत्री का चेहरा प्रस्तुत नहीं कर पाया है। एनडीए अभी कहीं ना कहीं स्पष्ट नहीं कर पाया। लेकिन जहां इंडिया गठबंधन ने यानी कि महागठबंधन ने जो चेहरा पेश किया है मुख्यमंत्री का, तेजस्वी यादव का, लेकिन उप मुख्यमंत्री जिस प्रकार से महेश सहनी को जो पेश किया गया है वो कहीं ना कहीं वो समीकरण के हिसाब से ठीक नहीं है। जैसे कि अगर बात करो तो मुकेश सहनी को 1% वोट मिले थे। उसके बाद महागठबंधन में बात करो तो महागठबंधन में जाने के बाद जो एनडीए के साथ जाने के बाद 2.74% वोट मिले थे। कहने का मतलब है मात्र 2.5% वोट वाले को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया है, यानी कि महागठबंधन ने। सीधा सीधा ये न्याय नहीं है। महागठबंधन की जो है उप मुख्यमंत्री जो है ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव अच्छा हो सकते हैं, लेकिन जो समीकरण जातीय बनाया गया है वो कहीं ठीक नहीं बैठता है। वह कहीं ना कहीं विरोधाभास भी है। जिस प्रकार से अगर बात करो, एनडीए ने अभी तक चेहरा कहीं प्रस्तुत नहीं किया है। ये बड़ा सवाल है शाकाल जी, कि जब हम देखते हैं तो एक तरफ तो एनडीए नीतीश कुमार के साथ चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ एनडीए के गृह मंत्री अमित शाह खुद कह रहे हैं कि भैया तो चुनाव हो जान दो, उसके बाद पता चलेगा कौन प्रधानमंत्री बनेगा। इसका मतलब क्या है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा बिहार का? इसका मतलब यह है कि नीतीश बाबू का समय बिल्कुल खत्म होने वाला है। क्या आपको लग रहा है कि नीतीश का पॉलिटिकल करियर इस बार बीजेपी खत्म कर देगी? नहीं, बीजेपी के साथ जिसने भी गठबंधन किया पूरे देश में, छोटी छोटी पार्टियों को सबसे पहले उसको समाप्त करने का काम किया है। तो नीतीश को तो कहीं ना कहीं अब साइड कर दिया है। जिस प्रकार से चिराग पासवान को कहीं ना कहीं उम्मीद जगी है कि उनको चेहरा बनाया जाएगा, उसी प्रकार से एक मतलब कह दीजिए एक छोटा सा वो आगे डाल दिया है चिराग पासवान के आगे। इसी प्रकार से नीतीश को भी बड़ी उम्मीद है। तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं छोटे दलों को कहीं ना कहीं दाना डाल रही है एनडीए सरकार, और वास्तव में छोटे छोटे दल पे कहीं ना कहीं अपना वो कब्जा छपा के सत्ता में आना चाहती है। बिल्कुल, ये भी एक गंभीर बात है कि जब दोस्तों चिराग पासवान की बात आती है तो हम बात करते हैं उनके पिछले रिकॉर्ड की, और जो उनका पिछला रिकॉर्ड था उस हिसाब से जो सीटें उन्हें मिली हैं चिराग पासवान को, वो लोगों के गले नहीं उतर रही, चाहे बीजेपी के खुद एनडीए के सहयोगी साथी हैं। ऐसे में अगर शाकाल बाबा बात करें चिराग पासवान की, अगर नीतीश की जगह चिराग पासवान आते हैं तो मैं जो सोचता हूं कि चिराग पासवान को अच्छा फायदा मिल सकता है। लेकिन क्या बीजेपी को, एनडीए को फायदा मिलेगा चिराग पासवान की वजह से? देखिए, चिराग पासवान के पास वो प्रदेश के अंदर वो जातीय वोट ये वो नहीं है जितने नीतीश के पास एक अपना जो एक धड़ा है उसके पास है। उसके पास वो स्थिति चिराग पासवान की नहीं है। लेकिन क्योंकि एनडीए सरकार के जो है चाणक्य हैं, अमित शाह या मोदी हैं, वो कहीं ना कहीं इन लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि चिराग पासवान कुछ कर पाएंगे। चिराग पासवान तो अभी स्थिति में है नहीं, वो कहीं ना कहीं डामाडोल है। अगर उन्हें स्थिति लगती है तो हो सकता है वो महागठबंधन में साथ ना चले जाएं, ऐसी स्थिति लगती है। चिराग पासवान ने कई बार अपनी नाराज़गी जताई है दोस्तों, कई बार उन्होंने अंदर खाने ये बात कही कि दिक्कत है कहीं ना कहीं मुझे, लेकिन हर बार उन्हें संभाल लिया गया और हर बार वो हनुमान जी बनकर आगे खड़े रहे। अब बिहार चुनाव में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो बात आती है वो आती है प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर जिस तरीके से शुरुआत में दावे कर रहे थे कि वो एक तरफा 100 से ज़्यादा सीटें लेकर जाएंगे और जो तमाम जो विपक्षी दल हैं, तमाम जो दल हैं वो ध्वस्त हो जाएंगे, अब उनका जोर आजमाइश जो है शायद वो कम होती हुई दिखाई दे रही है। शाकाल बाबा, क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि प्रशांत किशोर में जो जोश पहले था, जो शुरुआत में था, जो दिखा रहे थे अपनी रैलियों में, पदयात्रा के दौरान, वो जोश इस चुनाव के दौरान कमज़ोर हुआ है?
देखिए, प्रशांत किशोर जिस प्रकार से राजनीति में आए थे बिहार में, उन्होंने अपनी पार्टी को जो गठन किया था, तो उन्होंने कहीं ना कहीं अगर बात करें तो कांग्रेस को भी उन्होंने चुनाव लड़ाया, भारतीय जनता पार्टी को भी चुनाव लड़ाया। तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर के पास सभी का डेटा था, आंकड़े सबके थे कि कौन किसके पास कितना बहुमत है और कौन कौन चीजें किसके पास हैं। तो उसी उम्मीद के साथ वो बड़े आए थे और उन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे प्रशांत किशोर ने कि हम अगर 100 से ज्यादा या 150 से ज्यादा अगर सीट भी आ जाती है तो उसे हम कमजोर मानेंगे। मतलब एक अहंकार और घमंड प्रशांत किशोर में दिखाई दे रहा था। लेकिन उसके बाद जब देखा गया तो ऐसी भी स्थिति आई, प्रशांत किशोर ने कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ रहे। लेकिन जब सामाजिक जब लेकिन जिस प्रकार से उनके समर्थन में थे या वोट जो उनकी टिकट मांग रहे थे उन्होंने विरोध किया, उसके बाद कहीं ना कहीं अब वो बीच में आके चुनाव लड़ने की स्थिति में आए हैं। तो प्रशांत किशोर वास्तव में कुछ नहीं लगता कि प्रशांत किशोर को तो ये समझ लिया वो खुद घबरा गए थे पहले ही। वो एक गुब्बारा सा ऐसा है लगता है प्रशांत किशोर का कि आएगा, हवा निकलेगी और चला जाएगा, कुछ एक वोट बटोरेंगे। एक आखिरी सवाल, तीसरे मोर्चे की बात हो रही है बिहार में, कितना महत्वपूर्ण होगा या बस वही वाली बात है कि बस नाम के लिए तीसरा मोर्चा रहेगा? देखिए, एनडीए हो या महागठबंधन हो, उसके बाद तीसरा मोर्चा जो है ओबीसी के साथ चंद्रशेखर और स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक जो आंकड़ा अगर बनाया, अगर आंकड़े पे बात करें, बिहार की राजनीति की बात करें कि अगर वो सही बैठता है, फिट बैठ जाता है तो सारी रणनीति और पूरे कयास जो खत्म हो जाएंगे। भले ही तीसरा मोर्चा देखने में बड़ा हल्का लग रहा हो, लेकिन जातीय समीकरण के हिसाब से तीसरा मोर्चा बहुत मजबूत है। स्वामी प्रसाद मौर्य के पास अगर बात करें तो 27% जो पिछड़ा वर्ग का वोट है, अगर ओबीसी के पास बात करें तो 17% जो है मुस्लिम वोट है, और चंद्रशेखर के पास बात करें तो 14% जो वोट है वो चंद्रशेखर के पास है। यानी कि दलित, मुस्लिम और पिछड़ा, यानी कि 60% वोट बैठता बिहार का। अगर ये एक संगठित होकर आ जाता है तो एनडीए भी और महागठबंधन रखे रह जाएंगे। लेकिन ये क्या है, ये जातीय कितना ये सबको समेट पाते हैं, कितना इन्हें वोट में बदल पाते हैं, चंद्रशेखर हो, ओबीसी हो या स्वामी प्रसाद मौर्य। तीसरा मोर्चा देखने में बड़ा हल्का लग रहा है, लेकिन अगर बात करो आंकड़ों के हिसाब से तो बड़ा मजबूत लग रहा है। बिल्कुल ठीक है, तीसरा मोर्चा है एक तरफ और एक तरफ एनडीए है, एक तरफ है यूपीए। बिहार के लोग बहुत सारी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। अब देखिए बिहार का रुख किस तरफ जाता है। तेजस्वी के मुख्यमंत्री की योग्यता पर वो मुहर लगाते हैं या फिर एनडीए के डोलबोल वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ उनका पड़ला भारी रहता है। ऐसे में बिहार चुनाव पर हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार चुनाव पर हमारी विशेष कवरेज। नमस्कार। नमस्कार।